आज हम अध्याय 4 गति मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे। गति शब्द से आप सब परिचित हैं। गति के कई उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में मिलते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, वाहनों का चलना, फलों का पेड़ से गिरना, पक्षियों का उड़ना इत्यादि। यह तो हम जानते हैं कि हर पल हमारे आसपास विभिन्न वस्तुएं गति में हैं और हम स्वयं भी सदैव स्थिर नहीं रहते। गति अनेक जो क्रियाओं और परिवर्तनों का आधार है, ठीक है। इसके अध्ययन और विश्लेषण से अनेक बुनियादी सवालों का जवाब मिला है, जैसे ऋतुओं का परिवर्तन समझने के लिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कैसे गति करती है, यह जानना जरूरी है। एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने के लिए वाहन को कितना समय लगता है, यह भी गति का समझ को दर्शाता है, ठीक है। यह कहते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, ठीक है। लेकिन किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील हो जब दूसरे के लिए वह स्थिर हो। जैसे यदि आप ट्रेन में बैठे हों तो आपको लगेगा कि आप के साथ बैठे यानी यात्री और आप स्थिर हैं, किंतु ट्रेन के बाहर खड़े व्यक्ति को लगेगा कि ट्रेन और आप दोनों गति में हैं। सड़क किनारे खड़े हैं तो आसपास के पेड़ स्थिर दिखते हैं, पर यात्रा करते समय चलती बस से वे गतिशील प्रतीत होते हैं। वस्तु गति में है या स्थिर, इस पर निर्भर करता है कि अवलोकन कौन और कहाँ से कर रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु गतिशील तब है जब किसी अवलोकन बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति में समय के साथ नियमित परिवर्तन होता है। किसी भी स्थान को अवलोकन बिंदु माना जा सकता है और इसे निर्देश बिंदु कहते हैं, ठीक है। अपने दैनिक जीवन में गतियों को हम देखते हैं, उसका अध्ययन आसान नहीं है। जब कोई व्यक्ति पैदल चलता है तो उसके पैरों की गति, उसके विभिन्न अंगों जैसे हाथ, सिर आदि की गति, यदि कोई वाहन चलता है तो उसके अलग अलग पुर्जों के भिन्न भिन्न गति होते हैं। इसी प्रकार साइकिल चलाते समय आपके पैरों की गति, पैडल की गति, चेन की गति, पहियों की गति, तो ये गति भिन्न भिन्न होती है। सामान्यतः वस्तु की जो अलग अलग भाग है अलग अलग दिशा में गतिशील होते हैं, ठीक है। तो इसके सरलीकरण के लिए कुछ बिंदु दिया है, जैसे संपूर्ण वस्तु का प्रतिनिधि एक बिंदु को मान लिया जाता है और उस बिंदु की सरल रेखा में हो रही गति को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा बिंदु है, यह बिंदु हम ऐसा चुनते हैं जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित प्रतीत होता है, ठीक है। तो गति के लिए ये दो बिंदु जरूरी होता है। जैसे सीधी रेल की पटरी पर ट्रेन की गति, ऊंचाई से गिराने पर पत्थर की जो गति है वो सरल रैखिक गति के उदाहरण है। उसके बाद देखते हैं 4.1 में गति का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। तो इसके लिए हम कुछ जैसे उदाहरण लेते हैं। मान लो कोई वस्तु है, वो ओ से, वो बिंदु से गति करते डी और डी से सी और सी से बी और बी से ए तक गति करते हुए इतनी दूरी तय करता है, ओ से ए तक की दूरी। ये दूरी 50 किलोमीटर है। इसी प्रकार वही वस्तु ओ बिंदु से गति करते हुए ए बी और ए बी से बी से फिर सी और सी से डी तक गति करता है, तो इसकी दूरी ए से दूरी यानी ए डी की दूरी 40 किलोमीटर हो, तो ओ ए बराबर 50 किलोमीटर है। तो दोनों की दूरी तय की गई दूरी है ओ ए, ओ से ए तक की दूरी 50 किलोमीटर धन ए से डी तक की दूरी 40 किलोमीटर बराबर 90 किलोमीटर है, ठीक है। तो हम यहाँ वस्तु द्वारा तय की गई जो मार्ग की कुल लंबाई दूरी कहलाती है, जो यहाँ 90 किलोमीटर है, वह वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में कितना अंतर है। तो ये देखते हैं, जैसे वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ओ है और वस्तु की अंतिम स्थिति डी है, यानी ओ से ए तक दूरी तय किया,
और ए से डी तक, तो ओ और डी की जो दूरी है वो वस्तु की अंतिम स्थिति है। यहाँ देखेंगे वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थितियों की अंतर कितनी है। तो ओ डी की अंतर आपको यहाँ 10 किलोमीटर दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को व्यक्त करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी राशि को अदिश राशि कहलाता है, जो अंकीय मान, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार राशि का अंकीय मान उसका परिणाम होता है। फिर देखते हैं किसी वस्तु के विस्थापन को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ उसकी गति की दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसी राशि को सदिश राशि कहलाते हैं। जो परिमाण है वो उसकी भी आवश्यकता होती है और वह विस्थापन किस दिशा में कर रहा है उसकी भी आवश्यकता होती है। इसको हम सदिश राशि कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई वस्तु यदि विस्थापन व दूरी दोनों का परिणाम समान है, यदि वस्तु O से A तक जाए और पुनः O पर वापस आ जाए, जैसे यहाँ वस्तु O से A तक जाता है और A से फिर पुनः O तक वापस आ जाता है, तो वस्तु द्वारा तय की गए जो मार्ग की लंबाई है OA धन OA बराबर 50 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50 किलोमीटर है, यानी OA 50 किलोमीटर और OA से विस्थापन 50 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये 50 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर होगी, किंतु विस्थापन शून्य है क्योंकि प्रारंभिक व अंतिम स्थिति संपाती हो जाती है। यानी ये प्रारंभ स्थिति यहाँ तक है और यहाँ से फिर अंतिम A से O ही तक है, तो दोनों जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह विस्थापन शून्य भी हो सकता है, चाहे तय की गई दूरी शून्य ना भी हो। एक और उदाहरण जैसे विस्थापन और दूरी को समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति A से पूर्व दिशा की ओर B बिंदु तक जाता है, यानी 3 किलोमीटर तय करता है। इसके और B से वो व्यक्ति 8 किलोमीटर तय करते हुए उत्तर दिशा की ओर C बिंदु पर जाता है और उत्तर से फिर पश्चिम की ओर उस C बिंदु से D बिंदु तक 3 किलोमीटर जाता है। अर्थात उन्होंने AB धन BC धन CD ये दूरी तय किया, यानी 3 किलोमीटर, 8 किलोमीटर धन 3 किलोमीटर बराबर 14 किलोमीटर दूरी तय किया। तो विस्थापन का परिमाण क्या होगा? अर्थात यहाँ से यहाँ A से B, B से C, C से D, तो उसकी विस्थापन होगा AD, यानी A बिंदु से D बिंदु तक, यानी इसकी दूरी होगा AD बराबर BC के बराबर है, यानी 8 किलोमीटर इसका विस्थापन होगा। ठीक है, तो और ये विस्थापन जो है ये उत्तर से पूर्व दिशा की ओर हो रहा है। तो यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे विस्थापन जो है A से D तक, यानी ये उत्तर दिशा की ओर हो रहा है। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे चाल एवं वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, थैंक यू।